हे गाइस, दिस इज मोहित कुमार कश्यप और आप सभी देख रहे हैं गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल। और गाइस, यहाँ पर मैंने जैसे कि आपको कल एक वीडियो बनाई थी, वहाँ पर मैंने कहा था कि 189 इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चन मैं आपको कराकर चलूंगा। तो कल के पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको 100 क्वेश्चन कवर करा दिए हैं और आज मैं यहाँ पर 89 क्वेश्चन लेकर आपके सामने आया हूँ। बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल वीडियो है। कल आपने उस वीडियो को बहुत सपोर्ट किया, काफ़ी सारे बच्चों ने वो वीडियो देखी और अच्छे अच्छे कमेंट मिले। क्लियर। और आज भी मैं आपको 89 क्वेश्चन कराऊंगा और 189 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेनिफिशियल क्वेश्चन है आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए। जैसे कि यूपी पुलिस एग्जाम है, फिर एसएससी जीडी एग्जाम है, ठीक है, आरपीएफ का एग्जाम है, सीपीयू एग्जाम है, सीजीएल एग्जाम है, तो सभी के लिए बेनिफिशियल है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है कि 101 नंबर पर निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था। भक्ति आंदोलन के प्रस्तावक की बात कही जा रही है। ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, तो वो जाते हैं नागार्जुन। नागार्जुन ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना था। प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है, तो वो होता है षष्ठम। ठीक है, षष्ठम का मतलब छठी। ठीक है, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है, षष्ठम। फिर है कि विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहां पर है, तो वो बिहार में एक जगह है राजगीर। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहां पर है, तो वो है राजगीर में, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है नवनालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है, तो वो है ह्वेनसांग का स्मारक। ठीक है, ह्वेनसांग, ठीक है, ह्वेनसांग आया था और एक विदेशी यात्री था। नवनालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है, तो वो ह्वेनसांग के स्मारक के लिए ही प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आता है कि अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, तो वो थे प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसेप। इनका पूरा नाम जेम्स प्रिंसेप, जिन्होंने अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ा था। गाइस, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आपके बेनिफिट के लिए ही ये सभी क्वेश्चंस मैं कवर कराकर चल रहा हूं, क्योंकि एग्जाम का सीजन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन को साथ लेकर चल रहा हूं। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मुगल बादशाह अकबर को पालने वाली धात्री का नाम क्या था, तो वो थी माहम अनगा। क्या नाम है उनका, माहम अनगा, जो कि मुगल बादशाह अकबर को पालने वाली धात्री थी। मलिक अंबर कहां का रहने वाला था, तो वो था अबीसीनिया। अबीसीनिया का रहने वाला था मलिक अंबर। मलिक अंबर अबीसीनिया का रहने वाला। प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष किसके शासनकाल में हुआ, ठीक है, वो थे कनिष्क के शासनकाल में थे अश्वघोष, जो कि विश्व प्रसिद्ध विद्वान थे। कुषाण वंश के वृक्ष का पता चलता है, कुषाण वंश का वृक्ष है और उसका पता चलता है राबाटक अभिलेख से। ठीक है, राबाटक अभिलेख है। देखिए क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपने अभी तक नहीं पढ़े होंगे, ठीक है, न्यू क्वेश्चन होंगे, तो उन क्वेश्चन को आप चाहे तो नोट करके रख सकते हैं। अपने कॉपी पेन अपने पास रखें, उसको नोट करके चलें, या फिर उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास मोबाइल में सेव करके रख सकते हैं। बहुत ही बेनिफिशियल ये वीडियो होने वाली है। मिलिंद किस हिंदी यूनानी राजा को कहा गया है, तो वो है मिनांडर। क्या किसको कहा गया है, मिनांडर। मिलिंद किस हिंदी यूनानी राजा को कहा गया है, मिनांडर। पाणिनि के व्याकरण में उल्लिखित अग्रश्रेणीय या फिर अगल सोई ने किससे युद्ध किया था, तो वो थे सिकंदर। सिकंदर का युद्ध हुआ था। पाणिनि के व्याकरण से ये उल्लेख मिलता है कि अग्रश्रेणीय या फिर उसे कहा जाता है अगल सोई। ठीक है, आगे चलते हैं। मौर्य सम्राट अशोक की पत्नी का क्या नाम था, तो वो था देवी। ठीक है, और एक उनकी पत्नी का नाम जिक्र किया जाता है करुवाकी। ठीक है, करुवाकी, और यहाँ पर उनकी पत्नी का नाम की बात की जा रही है, वो है देवी, जो कि उनकी पहली पत्नी थी। शेरशाह के बाद और अकबर से पहले दिल्ली पर राज करने वाले हिंदू राजा का नाम क्या था, तो वो थे हेमू। ठीक है, शेरशाह के बाद और अकबर से पहले दिल्ली पर राज करने वाले हिंदू राजा का नाम क्या था, हेमू, जहां पर अकबर और हेमू के बीच में पानीपत का दूसरा युद्ध भी हुआ था। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो वो है श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या फिर कुलीन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था, तो वो थी तंबाकू। ठीक है, तंबाकू की फसल का ज्ञान नहीं था वैदिक काल के लोगों को। ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन हो जाता है ये भी। निम्नलिखित में से वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है, तो वो है शुल्व। शुल्व है वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग।
वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग सुलभ। और गाइज वीडियो को देखते देखते ही आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस याद हो जाने हैं। इस वीडियो को आप एज ए क्रैश कोर्स या फिर रिवीजन के तौर पे ले सकते हैं। यहाँ पर मैं बहुत सारी डिटेल आपको नहीं बताऊंगा, वन लाइनर क्वेश्चन ही बताकर चल रहा हूँ। कल भी मैंने यही किया था, लेकिन 189 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंडियन हिस्ट्री के आपको पता चल जाएंगे, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है कि किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो वो दी गई है ऋग्वेद में। किसमें? ऋग्वेद में वह सूचना दी गई है। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या हो जाती है कुल 4। वेदों की संख्या कितनी हो जाती है? 4। नेक्स्ट है कि भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो वो लिया गया है मुंडकोपनिषद से। किससे लिया गया है? मुंडकोपनिषद से, जो कि सत्यमेव जयते एक शब्द है। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। ऋग्वेद आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। पालन पर ही ये पूरी तरह से डिपेंड थे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रांत मौर्य साम्राज्य से बाहर था? तो वो था असम। ठीक है, असम जो था मौर्य साम्राज्य से बाहर का एक प्रांत था। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा है? तो वो है रुम्मिनदेई। रुम्मिनदेई अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख है। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दशराज युद्ध, किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो वो लड़ा गया था परुष्णी। कौन सी नदी पर लड़ा गया था? परुष्णी। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दशराज युद्ध, किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो वो लड़ा गया था परुष्णी। नेक्स्ट है कि मौर्यकालीन गुफाओं में सर्वाधिक प्राचीन गुफा निम्न में से किस पहाड़ी पर है? तो वो है बराबर पहाड़ी। किस पर है? बराबर पहाड़ी। मौर्यकालीन गुफाओं में सर्वाधिक प्राचीन गुफा किस निम्न में से किस पहाड़ी पर है? तो बराबर पहाड़ी पर स्थित है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है, वो हुआ है अर्थशास्त्र में। किस में हुआ है? अर्थशास्त्र में। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? अर्थशास्त्र में। क्लियर, ध्यान रहेगा। नेक्स्ट है कि अशोक के अभिलेखों में सबसे लंबा स्तंभ लेख निम्न में से कौन सा था? तो वो था 7वां। अशोक के अभिलेखों में सबसे लंबा स्तंभ लेख निम्न में से कौन सा था? तो वो था 7वां अभिलेख, 7वां स्तंभ लेख। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? गुप्तचरों को कहा जाता था गूढ़ पुरुष। क्या कहा जाता था? गूढ़ पुरुष। किसको कहा जाता था? जो गुप्तचर हुआ करते थे। भूमिदान का प्रथम उल्लेख कब मिला? भूमिदान का प्रथम उल्लेख मिलता है सातवाहनों के समय में। सातवाहन वंश था और उनके ही समय में भूमिदान का प्रथम उल्लेख देखने को मिला। नेक्स्ट आता है कि वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी ने द्वितीय सदी के मध्य में सातवाहन राज्य की राजधानी किसे बनाया था? तो वो बनाया गया था प्रतिष्ठान को। ठीक है, वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी ने द्वितीय सदी के मध्य में सातवाहन राज्य की राजधानी किसे बनाया था? प्रतिष्ठान को। नेक्स्ट आता है कि सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहां से शुरू किया था? तो वो किया था महाराष्ट्र से। कहां से शुरू किया था? महाराष्ट्र से। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहां से शुरू किया? महाराष्ट्र से। नेक्स्ट है कि सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो सातवाहन वंश का संस्थापक हुआ करता था, उसका नाम था शिमुक। क्या नाम था उसका? शिमुक, जो कि सातवाहन वंश का संस्थापक हुआ करता था। आगे चलते हैं और नेक्स्ट आ जाता है। नेक्स्ट है कि कण्व वंश का संस्थापक कौन था? कण्व वंश का संस्थापक था वासुदेव। क्या नाम था उसका? वासुदेव। कण्व वंश का संस्थापक वासुदेव। अशोक द्वारा निर्मित सांची के स्तूप का आकार किस वंश के शासकों ने दुगना करवाया? तो वो थे शुंग। अशोक द्वारा निर्मित सांची के स्तूप का आकार किस वंश के शासकों ने दुगना करवाया था? तो वो थे शुंग वंश। शुंग वंश के शासकों ने ही जो सांची के स्तूप था पहले वो उसके आधे आकार का था, उसको उन्होंने डबल किया था, दुगना किया था। भारत में सबसे पहले किस वंश के शासकों ने सोने के सिक्के जारी किए? तो वो थे हिंद यवन। काफी इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहले सोने सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए? तो वो थे हिंद यूनानी या फिर हिंद यवन। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा दिया गया है, जारी किया गया? तो वो थे शक राजा रुद्रदामन द्वारा। कौन है? शक राजा रुद्रदामन द्वारा। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे है। नेक्स्ट है कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो वो है सिंधु नदी। सिंधु नदी का सबसे ज्यादा वर्णन मिलता है वैदिक साहित्य में। ठीक है, और पवित्र नदी की अगर बात की जाए तो पवित्र नदी हुआ करती थी, वो थी सरस्वती। ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ठीक है, लेकिन बच्चे कन्फ्यूजन में गलत कर देते हैं। तो सर्वाधिक वर्णित, सबसे ज़्यादा जो वर्णन मिलता है वो सिंधु नदी का मिलता है, और अगर पवित्र नदी की बात की जाए तो वो जाती है सरस्वती नदी। नेक्स्ट आता है उपनिषद काल में राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे, तो वो थे केकई के। कहाँ के थे? केकई के। उपनिषद काल में राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? केकई के। फिर है कि वैदिक नदी कुंभा, काबुल नदी, जिसको काबुल नदी अब नाम है उसका, वैदिक समय में नाम था उसका कुंभा, का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए, तो वो होता है अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में बहती है काबुल नदी, उसी के नाम पर वहां पर अफगानिस्तान की राजधानी भी काबुल है। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, तो वो है अतरंजी खेड़ा। ठीक है, अतरंजी खेड़ा एक जगह है, ठीक है, और वहां से खुदाई में लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, तो वह सामवेद। सामवेद में जो उसका संकलन किया गया है वो ऋग्वेद पर ही आधारित है पूरी तरह से। आगे आते हैं, नेक्स्ट है कि कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो मीमांसा से संबंधित है, मीमांसा से संबंधित है। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है, तो चिकित्सा से संबंधित है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम में बार बार। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, यजुर्वेद से मिलता है। यज्ञ संबंधी जितने भी विधि विधान होते हैं उनके बारे में जानकारी यजुर्वेद से मिलती है। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी, तो वो था गणतंत्र, रिपब्लिक था। ठीक है, जो कि लोकप्रिय शासन प्रणाली थी तो गणतंत्र पर ही आधारित थी। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है, तो वह सांख्य दर्शन। ठीक है, सांख्य दर्शन जो है भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्य द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी, तो ऑप्शन में इस क्वेश्चन है, ये भी है, वो है लोहार। लोहारगिरी का कार्य ये नहीं जानते थे। ठीक है, तो ये इनके द्वारा दस्तकारी के रूप में इस्तेमाल नहीं की गई। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है, तो वो अथर्ववेद में मिलता है। जादुई माया, जादू टोना टोटका, वशीकरण, ये सारी चीजें अथर्ववेद में देखने को मिलती हैं। आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि आर्य शब्द इंगित करता है नर जाति समूह को। आर्य किसको संबोधित करता है, किसको इंगित करता है? नर जाति समूह को। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है, तो कुल मिलाकर 10 मंडल है इसमें ऋग्वेद के अंदर। निम्नांकित में से कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है, तो भागवत। भागवत की बात की जा रही है, तो भागवत जो है प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है, तो ये भी ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ पर। झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध वितस्ता का युद्ध, हाइडे स्पीच का युद्ध कहा जाए, वितस्ता का युद्ध कहा जाए, ये इंपोर्टेंट है काफी। किन किन शासकों के बीच हुआ था, तो राजा पौरस और सिकंदर के मध्य हुआ था। निम्नलिखित में से किसने सोने के सिक्के जारी किए थे, तो कुषाणों ने किए थे। सोने के सिक्के, शुद्ध सोने के सिक्के की बात की जा रही है यहाँ पर, तो कुषाणों के द्वारा जारी किए गए। पहले सोने के सिक्के जारी किए थे हिंद यवन ने, हिंद यूनानियों ने, और यहाँ पर शुद्ध सोने के सिक्के का अगर जिक्र आता है तो वो किए थे कुषाणों ने। मौर्य काल में निर्मित सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था, तो वो किया था पुष्पगुप्त ने। ठीक है, सुदर्शन झील का निर्माण पुष्पगुप्त के द्वारा करवाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन है, पूछा जाता है, काफी पूछा जाता है, तो वो है श्री गुप्त, जिन्होंने गुप्त वंश की स्थापना की। मेहरौली का स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है, वो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य से संबंधित है। मेहरौली का जो स्तंभ लेख है किससे संबंधित है? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य से। गुप्त काल के किस शासक को कविराज कहा गया है? कविराज की बात की जा रही है तो वो कहा गया है समुद्रगुप्त को, जो कि पोइट्री लिखता था, कविताएं लिखता था और कविराज के नाम से ही लिखता था। दीवानी एवं फौजदारी से संबंधित ग्रंथ की रचना सर्वप्रथम कब हुई थी, तो वो थी गुप्त काल में। ठीक है, दीवानी एवं फौजदारी से संबंधित ग्रंथ की रचना सर्वप्रथम कब हुई थी? गुप्त काल में। नेक्स्ट है कि श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी, तो वो था बोध गया। क्या था वो? बोध गया। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने बोध गया पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कब विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, तो शकों का उन्मूलन करने के बाद। जब शकों को मार दिया था, उनका उन्मूलन कर दिया था, तो तभी चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। गुप्तकालीन सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? उसको दिनार कहते थे। गुप्त काल में जो सोने की मुद्रा हुआ करती थी, ठीक है, उसको दिनार के नाम से जाना जाता था। गुप्त काल के जनपदों की सूची में प्रथम जनपद का सम्मान निम्न में से किसे दिया गया था, तो वो था प्रयाग। ठीक है, गुप्त काल के जनपदों की सूची में प्रथम जनपद का सम्मान किसे दिया गया था? प्रयाग को। प्रयाग जो कि आज भी प्रयागराज के नाम से प्रसिद्ध है, इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद का नया नाम प्रयागराज।
हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? वो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हुआ करता था हरिसेन, काफी इंपोर्टेंट है। सारनाथ के घमेख स्तूप, सारनाथ का घमेख स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? तो वो गुप्त काल में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना, आपको मिलेगा नहीं इजिली बुक्स में, ठीक है। सारनाथ के घमेख स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? तो वो गुप्त काल में हुआ है। 164 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? तो वह है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम जो कि यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ है। सती प्रथा का प्रथम उल्लेख कहां से मिलता है? तो वो ऐरण अभिलेख से ही मिलता है, ऐरण अभिलेख से मिलता है सती प्रथा का प्रथम उल्लेख। ऋग्वेदिक काल में विनिमय के माध्यम के रूप में किसका प्रयोग किया जाता था? तो वो गाय का यहाँ पर प्रयोग किया जाता था, ठीक है। ऋग्वेदिक युगीन नदी परुष्णी का महत्व क्यों है? दशराज युद्ध के कारण, दशराज युद्ध के कारण ही ऋग्वेद युगीन नदी का यानी कि परुष्णी का महत्व है। ऋग्वेद में निम्न में से किसका उल्लेख नहीं मिलता? तो कपास का उल्लेख नहीं मिलता। ये भी ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन बेस्ड भी नहीं तो वैसे भी ध्यान रखिए कि कपास का उल्लेख ऋग्वेद में आपको नहीं मिलता है। गाइस जैसा कि आप देख रहे होंगे कि इसमें प्राचीन भारत, एंशिएंट इंडिया के क्वेश्चंस ज्यादा हैं, तो जल्दी ही यहां पर मैं आधुनिक भारत को भी कवर करूंगा। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आधुनिक भारत के जो इंक्लूड किए जाएं। फिलहाल इस वीडियो के अंदर प्राचीन भारत आपको ज्यादा देखने को मिला है, ठीक है। आधुनिक भारत से भी क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आधुनिक भारत को भी थोड़ा फोकस रखूंगा। होता क्या है कि आधुनिक भारत के तो बच्चे आसानी से याद कर लेते हैं, क्योंकि उनके माइंड में होता है कि देश की आज़ादी से रिलेटेड, स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो तो इजिली कर लेते हैं। लेकिन प्राचीन भारत को वो इग्नोर कर जाते हैं। और प्राचीन भारत में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो वो एग्जाम में क्विट करके आते हैं, छोड़ कर आते हैं। तो इसीलिए मैंने प्राचीन भारत पर ज़्यादा फोकस यहाँ पर रखा है। आने वाली वीडियोज़ में मैं आधुनिक भारत के भी क्वेश्चन या मध्यकालीन भारत के भी और एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको कवर कराऊंगा, ठीक है। चलते हैं कि ऋग्वेद में उल्लेखित करीब 25 नदियों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? तो वो थी सरस्वती नदी। अभी मैंने बात भी की कि ऋग्वेदिक काल में जो सरस्वती नदी थी वो सबसे पवित्र नदी थी, और महत्वपूर्ण नदी 25 नदियों में से ये भी सरस्वती है। ऋग्वेद में जन और विष का उल्लेख क्रम से कितनी बार हुआ है? तो 275 बार तो जन का उल्लेख मिलता है और 170 बार विष का उल्लेख यहाँ पर मिलता है। ऋग्वेदिक युग की सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन सी थी? तो वो थी विदत। क्या नाम था उसका? विदत, जो कि सबसे प्राचीन संस्था थी। ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? तो वो है शूद्र। किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? शूद्र का। ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? शूद्र का। फिर है कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो वो होता है श्रेष्ठ या फिर कुलीन, ठीक है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। नेक्स्ट आते हैं कि बोध गया में स्थित वह बोधि वृक्ष जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, किस शासक के द्वारा कटवा दिया गया था? तो वो थे गौड़ के राजा शशांक। गौड़ के राजा शशांक थे, इन्होंने बुद्ध ने जिस पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था उसी को कटवा दिया था। भारत में पूजित पहली मानव प्रतिमा कौन सी थी? तो वो थी भगवान बुद्ध की। पहली मनुष्य के द्वारा निर्मित पहली प्रतिमा भगवान बुद्ध की ही थी। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से उद्गृत है? अभी हमने डिस्कस किया, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों की रचना लगभग 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य किन स्थानों पर की गई? तो गंगा के उत्तरी मैदान में की गई है। गंगा के उत्तरी मैदान में की गई है। आगे ध्यान रखेंगे कि सभा और समिति प्रजाति की 2 पुत्रियां थी, उसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो वो मिलता है अथर्व वेद में। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, इनका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? अथर्व वेद में, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 179 नंबर क्वेश्चन आता है हमारा कि उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में किस आश्रम का उल्लेख नहीं मिलता? तो वो है संन्यास। उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में किस आश्रम का उल्लेख नहीं मिलता? तो वो है संन्यास, ठीक है। उत्तर वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता कौन थे? प्रजापति। प्रजापति जो थे उत्तर वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता थे। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो वो ऋग्वेद से लिया गया है। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा जाता है? अपौरुषेय क्यों कहा जाता है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, ठीक है। वेदों की रचना देवताओं के द्वारा की गई, इसलिए वेदों को अपौरुषेय कहा गया है। राष्ट्र एवं राजा शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम कब हुआ? तो हुआ है उत्तर वैदिक काल में। राष्ट्र एवं राजा शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम कब हुआ है? उत्तर वैदिक काल में।
आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में सर्वाधिक मान्य मत कौन सा है? तो वह मध्य एशिया में बैक्टीरिया, मध्य एशिया में बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया नहीं है, बैक्टीरिया, ठीक है। भागवत धर्म का प्रधान ग्रंथ निम्न में से कौन सा था? तो होता श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भागवत गीता। जैन मत का सर्वाधिक प्रचार प्रसार किस समुदाय में हुआ? तो वो है व्यापारी वर्ग, व्यापारी वर्ग में। जैन मत का सर्वाधिक प्रचार प्रसार किस समुदाय में हुआ है? व्यापारी वर्ग में। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? तो वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में विभाजित हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं कि जैन धर्म के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो वो ये है कि वर्ण व्यवस्था की निंदा की गई है, वर्ण व्यवस्था की निंदा यहाँ पर नहीं की गई, यही बात यहाँ पर गलत हो जाती है। बाल गंगाधर तिलक को भारत का कोहिनूर किसने कहा है? तो वो कहा है महात्मा गांधी ने। क्लियर? तो गाइज ये थे कुल मिलाकर कल मैंने 100 क्वेश्चन कराए, आज 89 यहाँ पर पॉइंट्स आपको क्लियर कराए जीके के, हिंदी में जीके क्वेश्चन एंड आंसर। तो कुल मिलाकर 189 यहाँ पर आपके इंडियन हिस्ट्री के 189 क्वेश्चंस एंड आंसर्स कंप्लीट हो जाते हैं, जो कि आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। तो आप सभी के सभी क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लीजिए। जो भी क्वेश्चन में आपको ऐसा था कि नया क्वेश्चन है तो उसको नोट करके रख लीजिए या फिर उसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, ताकि आपको आने वाले टाइम में बेनिफिट मिल सके, ठीक है। तो आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए व्हाट्सअप फेसबुक पर ज़्यादा से ज़्यादा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आने वाली जो भी इसी टाइप की मैं वीडियोज़ लेकर आऊँगा उन सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहे। तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।